दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर टूरिस्ट घूमने का प्लान बनाते हैं, और अगर आप मालदीव का ये सोचकर प्लान बना रहे हैं कि आपको बहुत सारी जगह देखने और घूमने के लिए मिलेंगी, तो मेरी राय है कि आप मालदीव की जगह किसी और टूरिस्ट लोकेशन को चूज करें, क्योंकि मालदीव जाने के आपके पास केवल 2 ही रीजन होने चाहिए। पहला रीजन, अगर आप हनीमून लोकेशन पे जाना चाहते हैं या फिर आप एक फैमिली लोकेशन पे जाना चाहते हैं जहां पर आप पीसफुली एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, और दूसरा रीजन, अगर आप सी लोकेशंस को पसंद करते हैं, समुद्र को पसंद करते हैं और डिफरेंट तरीके की वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं और उसका एक अलग ही मजा लेना चाहते हैं, तो भी मालदीव बेस्ट जगह है जाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको मालदीव्स के बारे में बताता हूँ कि मालदीव्स क्या है। तो लैंड एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से मालदीव्स एशिया का सबसे छोटा कंट्री है और यहाँ की कैपिटल है माले। मालदीव्स इंडिया से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पूरी तरह से एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, इसीलिए मालदीव्स में आते वक्त आप ध्यान रखें कि मालदीव्स में कभी भी आप अल्कोहल लेकर नहीं जाएं, वो अलाउड नहीं होता है। मालदीव्स 1100 आइलैंड का एक कलेक्शन है और यहाँ पर जो छोटे छोटे से आइलैंड है, वो आइलैंड मालदीव्स गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होटल्स रिजॉर्ट्स को लीज पर दिया हुआ है, और ये जो आइलैंड है ये पूरी तरीके से ये प्राइवेट होटल्स और रिजॉर्ट ओन करते हैं, और इसमें कोई भी लोकल बंदा नहीं आता। आप भी ऐसे एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली उस आइलैंड की परमिशन चाहिए होती है और उस रिजॉर्ट में आपको बुकिंग करानी पड़ती है और उसके बाद ही आप जा सकते हैं। यही रीजन है कि जो मालदीव्स में आइलैंड है वो बहुत लग्जरियस और एक्सपेंसिव होते हैं, और यहाँ पर दुनिया के हर एक जगह से लोग आना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं मालदीव्स में अगर आप आने का प्लान करते हैं तो वहाँ के बजट की कि वो कितना महंगा होगा। तो मालदीव्स को हम बजट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और आगे जितने भी पॉइंट डिस्कस करूंगा उनमें मैं दोनों पॉइंट के बारे में बात करूंगा। पहला पॉइंट है लोकल आइलैंड और दूसरा है लग्जरी आइलैंड। अगर आप लिमिटेड बजट के अंदर मालदीव्स घूमने जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वहाँ के लोकल आइलैंड पे जाएं, वहाँ पर ही रुकें। जितने भी दिन की ट्रैवल करते हैं, 3 या 4 दिन की ट्रैवल करते हैं, वहीं पर रुकें और वहाँ से आप अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ से आप अलग अलग जगह घूमने जा सकते हैं। वहाँ के जो पॉपुलर आइलैंड है वो है माफुसी, गुरिदियो, धरवंदो, एर्दुफसी। ये कुछ एक आइलैंड है जो कि वहाँ पे पॉपुलर है। अगर मैं किसी में प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो आप देखिए स्क्रीन पर उनके सही नाम आपको मिल जाएंगे। ये कुछ एक आइलैंड है जहाँ पर आप रुक सकते हैं और आप कम बजट के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। कम बजट के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो आपको मैं आगे वीडियो में बताते जाऊंगा। नेक्स्ट है लग्जरियस आइलैंड। तो लग्जरियस आइलैंड का बजट 15 से 20 हजार पर डे से लेकर और लाखों में होता है। इसलिए अगर आप लग्जरी आइलैंड में रुकना चाहते हैं तो आपको आपका बजट बढ़ाना होगा, और ये बजट पहुंचता है पर डे का 20,000 से लेकर और लाखों में। यानी कि अगर आप 3 दिन का भी प्लान बनाते हैं या 4 दिन का भी प्लान बनाते हैं तो आपको लगभग 4 दिन के 1 से 1.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं लग्जरियस आइलैंड पे जाने के लिए। हो सकता है थोड़े से कम बजट में भी आपको वहां पर मिल जाए, लेकिन लगभग 15 से 20 हजार तो आपको देने ही होंगे पर डे स्टे के। इसके बाद है कि आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मालदीव जाने के लिए आप फ्लाइट या फिर आप क्रूज ले सकते हैं। तो क्रूज में जाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि क्रूज से पहुंचने के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, जबकि फ्लाइट बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो इंडिया से बहुत सारे अलग अलग एयरपोर्ट से माले के लिए फ्लाइट जाती है। माले जो कि वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली से फ्लाइट जाती है, हैदराबाद से जाती है, मुंबई से जाती है, बेंगलोर से जाती है। तो अगर आप कोच्चि में हैं और कोच्चि से अगर आप माले जाते हैं तो वहाँ की फ्लाइट सबसे कम रेट में मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं या दूसरी और किसी जगह से लेते हैं तो वहाँ की फ्लाइट थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेवल करने का प्लान बनाएं तो आप देख लें कि आपको कहाँ से कन्वीनियंट है और किस जगह से फ्लाइट आपको सस्ती मिल रही है। तो पर पर्सन जो माले की फ्लाइट है वो आपको लोकेशन और सीजन के हिसाब से 10 से 20 हजार के बीच में आना जाना पड़ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट है बेस्ट टाइम। मालदीव जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा। तो मालदीव जाने के लिए एक बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि दिसंबर से लेकर और मार्च तक वहां पे जाने का बेस्ट टाइम होता है। वहां पे रेनी सीजन भी नहीं होता, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होता है। इसके बाद अगर आप अप्रैल से लेकर मई तक जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगती है। जो जून का मौसम होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और बारिश भी इंक्रीज हो जाती है, रेनी सीजन भी बढ़ जाता है। फूड, अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड
अगर आप लोकल आइलैंड पे रुकते हैं या आप लग्जरियस आइलैंड पे रुकते हैं तो उनमें एक डिफरेंस होता है। लोकल आइलैंड पे आपको ज्यादातर आपको नॉन वेज फूड मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सब जगह नॉन वेज फूड मिलेगा, वेज फूड भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप लग्जरियस आइलैंड पे जाते हैं तो वहां पर फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी, आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन आपका खाना खत्म नहीं होता। और वहां पे आपको वेज और नॉन वेज फूड की सभी तरह की वैरायटी अच्छे से मिल जाती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, कि किस तरीके से आप वहां पे पहुंचते हैं। देखिए, अगर आप लोकल आइलैंड पे रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आपको माले एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में आपको अगर जिस आइलैंड पे भी आपको जाना, जैसे कि मान लीजिए आपने माफूसी आइलैंड पे आपने बुक कराया अपना रूम, तो वहां पर अगर आप स्पीड बोट से जाते हैं तो लगभग आपको $20 पर पर्सन देना होगा। और जबकि अगर आप वहां की जो पब्लिक फेरी यूज करते हैं वो आपको केवल $2 में भी पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखने वाली है कि आप स्पीड बोट लेते हैं या पब्लिक फेरी लेते हैं, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। होटल से आप फोन करके पहले ही पता कर लें, क्योंकि इनका भी एक टाइम फिक्स होता है। हो सकता है कि जिस टाइम पर आप पहुंचे उस टाइम पर आपको ना ही पब्लिक फेरी मिले और ना ही स्पीड बोट मिले। इसीलिए आप पहले ही होटल में फोन करके पता कर लें कि आपकी फ्लाइट इस समय पर पहुंचेगी और आपको यहाँ से स्पीड बोट या आपका फेरी कितने बजे के आसपास मिलेगी, उससे आपको कन्वीनियंट रहेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। जबकि अगर आप लग्जरियस आइलैंड में किसी में भी बुक कराते हैं तो उनकी तरफ से ही आपको पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। जैसे ही आप माले एयरपोर्ट पे उतरते हैं आप देखेंगे सामने उनके सभी प्राइवेट आइलैंड के काउंटर बने होते हैं। आपको उन काउंटर पे जाना है और आपको बताना है कि आज मेरी बुकिंग है। वो आपका वहां से पिक अरेंज कर देंगे और उस आइलैंड तक आपको ले जाएंगे, और उस आइलैंड से वापस आने के लिए भी आपका वो आइलैंड की तरफ से आपका अरेंजमेंट होता है जो कि आपको ड्रॉप करना होता है। तो ये सब लेकिन आपको कॉस्ट में इंक्लूड होता है, आपको उसके लिए अलग से कुछ भी पैसा नहीं देना होता। लेकिन फिर भी आप जब पैकेज बुक करते हैं उन प्राइवेट आइलैंड के साथ में, आपको पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए। कंफर्म करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो आपको बेसिक तौर पर वहां पर 3 ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो पब्लिक फेरी होती है जो कि प्राइवेट आइलैंड पे नहीं आती, ये केवल लोकल आइलैंड की होती है जो कि बहुत सस्ती होती है, $2 के आसपास, $3 के आसपास पर पर्सन का चार्ज किया जाता है किसी भी लोकल आइलैंड पे जाने के लिए। जबकि सेकंड ऑप्शन होता है स्पीड बोट और थर्ड ऑप्शन होता है सी प्लेन। अगर आप किसी भी प्राइवेट आइलैंड पे जाते हैं तो ज्यादातर स्पीड बोट या फिर सी प्लेन का यूज किया जाता है। अगर आपका आइलैंड ज्यादा दूरी पर नहीं है तो स्पीड बोट का यूज किया जाता है, और अगर आइलैंड की दूरी मॉल एयरपोर्ट से ज्यादा है तो सी प्लेन का यूज किया जाता है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि प्राइवेट आइलैंड तक जाने आने का जो कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है और एक पर्सन का $250 तक हो सकता है। इसीलिए इसकी कॉस्ट जो होती है वो हमेशा आपके पैकेज में इंक्लूड होती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी प्राइवेट आइलैंड को बुक कराएं तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि मॉल से वहां पर जाने का और वहां से वापस आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूड होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रूम स्टे की। दोस्तों, अगर आप मालदीव्स के किसी भी लोकल आइलैंड पर रुकते हैं तो वहां पे रुकने की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती और 1500 से लेकर 2-3-4 हज़ार में अच्छा रूम मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आप किसी लग्जरियस आइलैंड पे जाते हैं तो वहां पर आपको 2 अलग-अलग तरह के रूम्स होते हैं और उन रूम्स की फीचर्स और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पर डे का प्राइस क्या होगा। और ये पर डे का प्राइस 50,000, लाख, 2 लाख कितना भी हो सकता है। इसमें एक बात और ध्यान रखें, जब आप प्राइवेट आइलैंड पे आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टूर में इस तरीके से प्लान करें कि आप एक दिन, कम से कम एक दिन आप वाटर रिजॉर्ट में रुकें और बाकी के 2 या 3 दिन आप बीच रिजॉर्ट पे रुक सकते हैं। वाटर विला की जो एक खास बात होती है वो ये है कि जब आप वाटर विला में रुकते हैं तो आपको एक अलग ही तरीके का एहसास होता है और ये रूम पानी के अंदर ही खुलते हैं और पानी के अंदर जाने का डायरेक्ट रास्ता होता है। जबकि जो बीच रिजॉर्ट्स होते हैं वो बीच की साइड में होते हैं और वहां से आपको वॉक करके बीच पे जाना होता है। तो पैकेज इस तरीके से बनाएं कि आप एक दिन वाटर विला में रुकें और बाकी 2 या 3 दिन आप बीच रिजॉर्ट में रुकें, जिससे कि आपकी कॉस्ट ज्यादा न पड़े, क्योंकि वाटर विला बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन आप प्राइवेट लग्जरी रिजॉर्ट में रुकने जाते हैं तो एक दिन वर्थ है वाटर विला में रुकने की, इसलिए आप एक दिन वाटर विला में जरूर रुकें। नेक्स्ट पैकेज में हम किस तरीके से लें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोकल आइलैंड पे जाते हैं तो वहां पर खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पे आपको किसी भी तरीके का खाना पीना, आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाके अपनी मर्जी का खाना ले सकते हैं, खा सकते हैं। वहां पे एक व्यक्ति का खाना पीने की कॉस्ट आती है 700 से 800 रुपए
पर मील, मतलब पर पर्सन पर मील 800 रुपए में आप अच्छा खासा खाना खा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, राइस वहां पे आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं प्राइवेट आइलैंड में, तो वहां पे 150 से 200 के बीच में मिल जाता है। इसी तरह से दूसरी और भी चीजें मिलाकर आप पर मील 500-700 रुपए में एक अच्छा खासा खाना खा सकते हैं। जबकि वही चीज अगर आप प्राइवेट आइलैंड में जाते हैं तो वो बहुत महंगी होगी। वहां पे पर पर्सन पर मील का एक्सपेंस लगभग 40 से 50 डॉलर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द फूड और किस जगह पे रुक रहे हैं। ये $50 से लेकर $100 $200 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस रिजॉर्ट में रुक रहे हैं, खाने की वैरायटीज क्या है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप प्राइवेट आइलैंड में जाके रुकते हैं तो वहां पर आप फुल बोर्ड वाला पैकेज लें। फुल बोर्ड पैकेज में क्या होता है कि आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, तीनों चीज पूरा तरीके से आप होटल में खा सकते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि ब्रेकफास्ट और डिनर का ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम दिन में जो दिन का जो टाइम है वो पूरा दिन हम वहां पे नहीं होंगे, तो लंच का पैकेज में इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है और वो लंच को इंक्लूड नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा तभी करें जब आपका पैकेज में आपने ये श्योर किया हुआ है कि आप दिन में कभी भी वहां पे आइलैंड पे नहीं होंगे और हमेशा आप आइलैंड से बाहर होंगे। अगर आप आइलैंड पे रुकने का प्लान बनाते हैं और वहां से कुछ एक्टिविटी करके वापस आना चाहते हैं तो आप लंच को भी अपने पैकेज में इंक्लूड कराएं, अदरवाइज लंच आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाफ बोर्ड। अगर आप केवल ब्रेकफास्ट और डिनर का पैकेज में इंक्लूड करवाते हैं तो ये हाफ बोर्ड है, और जबकि अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों चीजों को इंक्लूड करते हैं तो दिस इज फुल बोर्ड एंड आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर फुल बोर्ड, नॉट हाफ बोर्ड। अदरवाइज ये आपके लिए एक्सपेंसिव डील हो सकती है, क्योंकि पर पर्सन $30-40 से लेकर $100 तक का बुफे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिजॉर्ट और क्वालिटी ऑफ द फूड। नेक्स्ट है वीजा। देखिए, जब आप मॉले एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वहां पर जो वीजा है वो ऑन अराइवल होता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। बस आपको वहां पर एक फॉर्म फिल करना होता है और फॉर्म फिल करने के बाद में उसके साथ में कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं, जैसे कि आपको आने जाने की टिकट, वहां पर रुकने के जिस रिजॉर्ट में आप रुक रहे हैं वहां का बुकिंग दिखानी हो सकती है, और कुछ आपके पास में कैश, वहां की लोकल करेंसी या फिर डॉलर्स होने चाहिए, जिससे कि आप वहां पर टाइम स्पेंड कर सकें। अगर आपके पास में ये सब चीजें नहीं है तो आपका वीजा डिनाई किया जा सकता है। मुझे ध्यान है कि जब मैं मॉले एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझसे केवल 2 ही चीजें पूछी गई थी। पहला वो फॉर्म जो कि मैंने भर के दिया था, उसके बाद दूसरा आने जाने के टिकट। इसके अलावा न ही मेरी करेंसी चेक की गई, न ही मेरे से होटल की बुकिंग चेक की गई। इस 2 चीजों के बाद ही हमको एंट्री दे दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनके पास डॉलर नहीं होते, या उनका करेंसी या वहाँ के लोकल करेंसी नहीं होता, या फिर उनको आने आने की बुकिंग नहीं होती, तो वहाँ पे उनको वीजा के लिए मना कर दिया जाता है, और कई बार ऐसा देखने को मिला है। इसलिए आप ध्यान रखें, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट आप किस तरह से करेंगे? देखिए, आप लोकल आइलैंड पे आते हैं तो वहाँ के लोकल करेंसी जो कि रुपया होती है वो भी चल सकती है, और कुछ जगह पे डॉलर भी एक्सेप्ट किया जाता है। सेम बात है प्राइवेट आइलैंड की। प्राइवेट आइलैंड पे भी आपका डॉलर भी एक्सेप्ट किया जाता है, लोकल करेंसी भी एक्सेप्ट की जाती है, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड या कोई वीजा कार्ड, कोई भी तरह के डिजिटल कार्ड है वो भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो तीनों तरह की चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, लोकल आइलैंड पर भी और प्राइवेट आइलैंड पे। बट लोकल आइलैंड पे कुछ छोटी जगह पे हो सकता है कि आपको डिजिटल कार्ड को मना कर दिया जाए और लोकल करेंसी को प्रेफरेंस दी जाए। तो अगर आप पूरी तरह से लोकल आइलैंड पे रुकने की प्लान कर रहे हैं तो आप लोकल करेंसी जरूर से जरूर लेके जाएं। नेक्स्ट है सिम कार्ड और वाईफाई। देखिए दोस्तों, जैसे आप वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट के बाहर ही आपको बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे जहां पे आप लोकल सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये लोकल सिम कार्ड थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, या तो मैं बोलूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि आपको लोकल सिम की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर आप लोकल आइलैंड पे आते हैं तो वहां पे लगभग हर जगह पर वाईफाई होता है। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे आते हैं तो वहां पर भी वाईफाई होता है। तो आप वाईफाई को और इंटरनेट को यूज करते हुए किसी भी तरह की कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है तो आप सिम कार्ड पे अपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा के जाएं, या फिर आप वहां से भी सिम कार्ड ले सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव हो सकता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मालदीव्स के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं और आप जो चाहें वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। उनकी प्राइस लोकल आइलैंड पे अलग होती है और प्राइवेट आइलैंड पे अलग होती है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल आइलैंड की प्राइसेस
जो नीचे दिए बता रहा हूँ इतनी होंगी, और जो प्राइवेट आइलैंड की प्राइसेस लगभग इतनी होती है, लेकिन ये प्राइवेट आइलैंड की प्राइसेस हमेशा एक्सपेंसिव होगी। यहाँ पर अभी इस वीडियो के अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी आप मॉले एयरपोर्ट पे आते हैं तो मॉले एयरपोर्ट का जो टाइमिंग है उससे जो प्राइवेट आइलैंड का टाइम है वो ज्यादातर आइलैंड पे 1 घंटा पीछे होता है। मतलब अगर आपके मॉले एयरपोर्ट पे 4 बज रहे हैं तो वहां पे उस आइलैंड पे 3 बजे होंगे। फ्लाइट के आने जाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटा टाइम पीछे होगा। अब लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप और देता हूं कि अगर आप बजट ट्रेवल करना चाहते हैं और आप लोकल आइलैंड पे रुकना चाहते हैं, उसके साथ में आप लग्जरी को कैसे एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोकल आइलैंड पे रुकते हैं तो उसके साथ में अगर आपको लग्जरी एंजॉय करनी है, प्राइवेट आइलैंड का एक्सपीरियंस लेना है, जिस आइलैंड पे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहां पर रुकें। उस आइलैंड पे रुकने के बाद वहां पे बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स होते हैं, वो टूर ऑपरेटर्स अरेंज करते हैं डे ट्रिप्स टू दीज प्राइवेट आइलैंड। तो आप वहां पर टूर ऑपरेटर्स के पास जा सकते हैं और उन टूर ऑपरेटर्स से अपने मनपसंद का आइलैंड चूज कर सकते हैं और वहां पर डे ट्रिप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सुबह 9-10 बजे के आसपास जाना है और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। उस ट्रिप के अंदर आपका ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड होगा, वहां की जो बेसिक कुछ एक्टिविटीज जो पैकेज में होंगी वो इंक्लूड होंगी, और उसके बाद में आप वहाँ की जो लग्जरी है या वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है या वहाँ के जो फीचर्स है, लिमिटेड फीचर्स होते हैं आपके लिए ओपन, वो यूज करते हैं शाम को वापस आ सकते हैं। ये अगर आप लोकल आइलैंड पे आते हैं तो ये जरूर ऑप्शन चूज करें, अदरवाइज आपका जो मालदीव जाने का जो पूरा पर्पज है वो पूरा सॉल्व नहीं होता। अगर आप वहाँ के किसी प्राइवेट आइलैंड पे नहीं जाते तो आपका ट्रिप पे वो मजा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप लोकल आइलैंड रुकते हैं तो प्राइवेट आइलैंड का 1 डे टूर एटलीस्ट करें। ये 8 से 15,000 के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आइलैंड और क्वालिटी ऑफ आइलैंड। तो दोस्तों ये था मालदीव्स के बारे में पूरा एक इंफॉर्मेशन। अगर फिर भी कुछ भी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।